हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड का पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट्स सीखेंगे। और फर्स्ट टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले के वीडियो में ऑलरेडी हमने स्टडी किए हैं, तो ये वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे फर्स्ट टॉपिक के। तो स्टार्ट करेंगे। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। Policy of reservation of seats is meant for those section of society who have been deprived of the opportunities for education, employment for long period of time। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो किसके लिए है? तो वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी का वो हिस्सा, वो सेक्शन के लोग जो अभी तक उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला एजुकेशन का, उनको एम्प्लॉयमेंट का अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का। तो लॉन्गर पीरियड से वो नॉर्मल फ्लो से दूर रहे हैं, उनको नॉर्मल फ्लो में लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और वो प्रोग्रेस कर सकेंगे। अकॉर्डिंगली इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड इन गवर्नमेंट सर्विसेज सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व। तो इसी वजह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट सर्विस है, वहाँ पे कुछ सीट्स रिजर्व करके रखी है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। देर इज़ ऑल्सो प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए भी सीट्स प्रोविजंस करके रखा है। द शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट एक्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि सोशल जस्टिस और इक्वलिटी हमें चाहिए इस वजह से। दिस एक्ट प्रिवेंट्स एनी इनजस्टिस अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये एक्ट प्रिवेंट करता है अगर किसी के साथ भी इनजस्टिस हो, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के पीपल्स के साथ अगर इनजस्टिस हो तो ये एक्ट के तो प्रिवेंट करता है। एनी एक्ट ऑफ एट्रोसिटी कमिटेड अगेंस्ट देम इज लायबल फॉर पनिशमेंट। अगर कोई भी एक्ट ऐसा हो गया सो वो लायबल होगा पनिशमेंट के लिए। प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सेवरल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी प्रोविजन ऐसी बनाई हुई है जिससे प्रोटेक्शन हो सके माइनॉरिटीज़ का। तो माइनॉरिटीज़ क्या है? तो माइनॉरिटीज़ वो कैटेगरी है या फिर वो क्लास है या वो ग्रुप है जो क्वांटिटी में कम रहते हैं। The government has adopted several policies for minorities to provide them the opportunities। और गवर्नमेंट ने उसी तरह से पॉलिसीज़ भी एडॉप्ट की है कि माइनॉरिटीज़ के लोग जो हैं उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिले एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोहिबिट किया जाता है कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव, जो कास्ट से हो, रिलीजन से हो, रेस से हो, लैंग्वेज या रीजन से हो, ऐसा कोई भी भेदभाव ना हो। दिस इज़ कॉम्प्रहेंसिव प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज़। और ये एक ऐसा प्रोविज़न है माइनॉरिटीज़ के लिए विच फंडामेंटली प्रोटेक्ट्स देयर राइट, जो फंडामेंटली उनका राइट प्रोटेक्ट करेगा। इक्वालिटी, फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन के राइट्स के अगेंस्ट, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी उनको मिलेंगे। तो कुछ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। लॉज रिलेटिंग टू वुमन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इफ़र्ट्स वर मेड फॉर एम्पावरिंग वुमन। इंडिपेंडेंस के बाद ऐसे कुछ इफ़र्ट्स लिए गए जिससे वुमेंस को एम्पावर कर सकें, वुमेंस की तरफ ध्यान दे सकें। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमन, उनके प्रॉब्लम्स क्या है वो कंसिडर करेंगे। सेवरल पॉलिसीज़ हैव बीन अडॉप्टेड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो इसी पॉलिसीज़ के तहत इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कुछ पॉलिसीज़ अडॉप्ट की है। सो विच remove illiteracy among the women and to make available opportunities for their development। so illiteracy जैसा प्रॉब्लम्स है वो वुमेंस में ना रहे, वो लिटरेट हो जाए और उनको अपॉर्चुनिटी मिले डेवलपमेंट का, तो ये एक पॉसिबल ट्राई होगा। द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड। उनको राइट दिया गया है वुमन को इक्वल शेयर करने का प्रॉपर्टी में, फादर हो या हस्बैंड हो। डावरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया है वुमेंस की सेफ्टी के लिए। एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट भी है। विच आर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस विच क्रिएट अ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ वुमेन। तो वुमेंस का फ्रीडम प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुछ फेवरेबल एक्ट किए गए हैं।
and securing their development. In our country, from the very beginning, women have inadequate representation in politics. तो हमारे कंट्री में स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो वुमेंस का इतना रिप्रेजेंटेशन रहा नहीं पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में. मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मेड इफर्ट टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. बहुत से ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने ट्राई किया कि वुमेंस का भी पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिकल फेस में हो. फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया एज वेल. तो ये पर्सपेक्टिव से इंडिया में भी चेंजेस हुए हैं. 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिससे 33% सीट्स रिजर्व की गई वुमेंस के लिए लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन में, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस में. दिस परसेंटेज हैज़ बीन रेज टू 50% इन सेवरल स्टेट्स. और ये परसेंटेज बाद में 50% तक किया गया कि 50% प्लेसेस वुमेंस को रिजर्व करके रखी जाए. तो इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, इसमें महाराष्ट्र भी है. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ बीन एस्टेब्लिश. एक नेशनल कमीशन बनाया गया वुमेंस के लिए. सिमिलर कमीशंस ऑल्सो एग्जिस्ट एट द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल पे भी ऐसा एक कमीशन बनाया गया. द एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या माना जाएगा कि वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस से एक एक्ट बनाया गया. दिस एक्ट अंडरलाइन द नीड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ वुमेन. तो ये एक्ट ने अंडरलाइन करके दिखाया, मतलब पॉइंट आउट किया है कि उनका डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम प्रोटेक्ट होना चाहिए. दिस एक्ट रिजेक्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन एंड authoritarianism and expanded the scope of Indian democracy to make it inclusive in true sense. तो उनका जो भी डोमिनेशन था या फिर उनकी एथोराइजेशन जो थी, एक्सपेंशन जो था, वो और अच्छा हो जाए. सो दिस एक्ट रिजेक्ट करता है तो उनका पहले का डोमिनेशन एंड एक्सपांड द स्कोप ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. और इंडियन डेमोक्रेसी इस तरह से एक्सपांड होगी टू मेक इट एक्सक्लूसिव इन ट्रू सेंस. अभी हम आगे देखेंगे रोल ऑफ जुडिशरी. द जुडिशरी इन इंडिया हैज़ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी. इंडिया में जो जुडिशरी है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करने के लिए एंड हेल्प टू मेक टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस. तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए ज़रूरी है ये जुडिशरी. कौन सा ऑब्जेक्टिव? सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी. वाइल इंटरप्रिटिंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इंटरप्रिट करते हुए जो प्रोविजंस बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, द जुडिशरी हैज़ ऑलवेज टेकन इनटू कंसिडरेशन द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी ध्यान में रखे जाते हैं. एंड ऑल्सो द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाएंगे उनके इंटेंशंस भी. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जुडिशरी इन दिस रिगार्ड्स. हम ट्राई करेंगे कि समझ ले कि कंट्रीब्यूशन क्या होगा जुडिशरी का, ये फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू. चलो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है. द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनेमिक है. इट इज़ लिविंग डॉक्यूमेंट, एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह है, लिविंग थिंग की तरह है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन. जिस तरह कंडीशंस बदलते हैं वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है. द पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू मेक दोज चेंजेस. और पार्लियामेंट को पावर है कि वो ये चेंजेस कर सकते हैं. द जुडिशरी हैज़ एक्सेप्टेड दिस पावर. जुडिशरी ने ये पावर एक्सेप्ट किए हैं पार्लियामेंट के चेंजेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट सेम टाइम स्पेसिफाई द लिमिटेशन ऑन दिस पावर. बट ये पावर जो है उस पर कुछ लिमिटेशंस भी रहेंगे, ये भी एक्सेप्ट किया है. द जुडिशरी हैज़ टेकन अ स्टैंड दैट द पार्लियामेंट व्हाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर. सो जुडिशरी ने ये स्टैंड लिया है दैट पार्लियामेंट जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेगी तो कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अल्टर नहीं कर सकते, ऐसे अमेंडमेंट में है, लिखा है. Significant judicial decision. The protection provided to the citizens by fundamental rights in the Constitution has been made more meaningful through various decisions of judiciary. So देखो judicial decisions के significance यहाँ पे दिए हैं. Protection provided to the citizens, जो fundamental rights की वजह से protection लोगों को मिलने जा रहा है, citizens को मिलने जा रहा है.
हैज़ बीन मेड मोर मीनिंगफुल थ्रू वेरियस डिसीजन ऑफ जुडिशरी। ये और भी मीनिंगफुल है अगर वो वेरियस डिसीजन के साथ जुडिशरी के आ जाए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑन विच द कोर्ट हैज़ गिवन जजमेंट्स इंक्लूड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जो कोर्ट ने जिस पे जजमेंट्स दिए हैं कि वो राइट्स इंक्लूड किए जाए। ऐसे कौन से राइट्स हैं? राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमन, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट। सो ये कुछ राइट्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करना है। दिस इफर्ट्स हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर। ये इफर्ट्स की वजह से इंडिया की जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और वो ज़्यादा मैच्योर बन जाती है। In this chapter, we took a review of the Constitution and the working of the government on the basis of the Constitution in the context of Indian democracy. There are many challenges before India. इंडिया के सामने ऐसे बहुत से challenges है इंडिया के डेमोक्रेसी के सामने। Government act and policies have not put an end to all the problems. There are several new problems confronting us. तो हमारे सामने ऐसे बहुत से प्रॉब्लम हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दैट द पीपल इन इंडिया हैव डेवलप्ड अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट। तो इंडिया के पीपल्स ने एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट बनाना चाहिए। इन द नेक्स्ट चैप्टर विल स्टडी द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। अगले टॉपिक में हम सीखेंगे कि इंडिया का इलेक्शन प्रोसेस कैसे है। ठीक है, तो आज के ये जो भी पॉइंट्स है आपको समझ में आए नहीं, ज़रूर मुझे बताओ। और ये हमारा फर्स्ट लेसन पॉलिटिकल साइंस का एंड होता है। ठीक है।